अगर मैं एक स्टोन को ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर फेंका, टकरा के फिर दूसरे डायरेक्शन में चला गया, इसे उड़ गया। गैलुसेक ये कहते थे कि हमारा प्रेशर। तो भाई अब करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर जो है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। भाई 2 चैप्टर हो चुका है, फटाफट जाके कंप्लीट कर लो। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन क्या होता है, तो भाई देखो ये चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक गैसेस वाला पार्ट है, दूसरा रेडिएशन वाला पार्ट है। और अगर इस चैप्टर का नाम ऐसे क्यों किया हुआ, नामकरण ऐसे क्यों हुआ, और इसको हम समझने जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काइनेटिक मतलब होता है मोशन की स्टडी करना। तो यहाँ जो अगर मैं पूरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करूं तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके मोशन के बारे में स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियरली समझ में आ गया। और गाइस एक चीज पहले बता देना चाहता हूँ, देखो आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने के लिए हर दिन कम से कम 3-4 लेक्चर आने चाहिए, तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इसीलिए हमने एक दूसरा चैनल बना के रखा हुआ जिसका नाम है प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी, जिसके अंदर फिजिक्स 2, केमिस्ट्री का पूरा पार्ट, बायो 2, मैथ 2 उसके अंदर आ रहा था। फटाफट पर जाके उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलो बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। पहले हम बात करेंगे कुछ लॉ की। किसकी बात करेंगे? कुछ लॉ की। हम पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट, ये 2 पार्ट। ओके, तो ये लॉ आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स बाबा क्या कहते हैं? बॉयल्स बाबा ये कहते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। कब? जब जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो एक चीज याद रखो, ये जो तीनों लॉ लिखवाने वाला उसमें 3 ही पैरामीटर की बात करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो अगर 2 दिखाई दे रहा है तो तीसरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब दूसरा लॉ, लास्ट लॉ, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, क्या नहीं है? जो नहीं है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? अब चलेंगे तीसरा लॉ, गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक क्या कहते थे? गे-लुसेक ये कहते थे कि हमारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कब? जब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। जो वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। ये तीनों लॉ के बारे में आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। अब जब हम तीनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलता है आइडियल गैस इक्वेशन, और ये भी आपने पढ़ा 11th के अंदर, पर मुझे लगा कि थोड़ा चीज आपको बता देना चाहिए। ओके, तो जब हम तीनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो भाई 2 चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट। तो यहाँ गैस की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वो R होता है, और R को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो 2 चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट, R, T। बट भाई यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हर कंटेनर के अंदर अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ एन ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब आर तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो गया? पीवी इक्वल टू एनआरटी, वेयर अब आर की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी। वेयर आइडियल गैस इक्वेशन, इसको बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल, जूल पर मोल केल्विन। ओके क्लियर? तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन हमने ये फाइंड कर लिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और तो आर की वैल्यू कितनी होती है? आर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ओके, अब भाई यहां याद रखो कि मुझे एक और ये आइडियल गैस इक्वेशन को मैं एक दूसरी तरीके से भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ ये देखो, पहले मैं यहां लिखता हूँ एक और फॉर्मूला, वेयर एन मतलब नंबर ऑफ मोल, ये वाला नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? मास इन ग्राम। भाई ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अपॉन मोलार मास। ये वाला फॉर्मूला हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। या तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है उसको एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे। एवोगाड्रो नंबर प्रैक्टिकली नंबर फाइंड किया गया जो मैं आपको बताऊंगा। ये जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना ये हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये हमने सेम टू सेम 9th स्टैंडर्ड में फाइंड किया हुआ है गाइस, फिर भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। नम एन कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन ऑफ ए मतलब एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, वेयर एन ऑफ ए इक्वल 6.022 into 10⁻23 इतना होता है एवोगाड्रो जो प्रैक्टिकली फाइंड किया गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब गाइस एक और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब ये क्या है बता दिया मैंने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो गाइस यहां ध्यान दो मैंने क्या बोला, इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड एंड थर्ड को मैं फर्स्ट में क्या करूंगा, पुट करूंगा, फर्स्ट में पुट करूंगा, पुट सेकेंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकेंड एंड थर्ड को फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट क्या है, PV इक्वल टू nRT, ये हमारा फर्स्ट है। n की वैल्यू कितनी है, n अपॉन Na। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू K ऑफ B n ऑफ A इंटू T। n ऑफ A क्या हो गया, कैंसल, क्या बचा फाइनली, P ऑफ B PV इक्वल n इंटू बोल्टन कांस्टेंट इंटू T। तो भाई ये हो गया एक नया आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला। ओके, तो ये भी एक आइडियल गैस का इक्वेशन है और ये भी आइडियल गैस का इक्वेशन है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या बोल्टन कांस्टेंट ऐसा कुछ दिया रहता है तो हमें ये वाला इक्वेशन यूज करने का आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। ये कैसे आया ये भी मैंने आपको फाइंड करके दे दिया। तो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट। सो भाई अब चलते हैं बिहेवियर ऑफ गैस। बिहेवियर ऑफ गैस मतलब गैस का बिहेवियर कैसे पता लगाते हैं वो चीजों की बात करेंगे। उसके पहले गाइस अगर मैं एक स्टोन को ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर फेंका, अगर मुझे उसके मोशन को समझना है तो मुझे न्यूटन के मोशन के लॉ को समझना पड़ेगा जिससे मैं स्टोन के मोशन को समझ लूंगा। बट अगर आपसे कोई बोले कि कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ, उसके नेचर के बारे में बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताओ, तो आप कैसे पता लगा सकते हो? अगर आपको उस गैस का वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो आप आराम से उस गैस का, जो कंटेनर के अंदर जो गैस है या कोई भी XYZ गैस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगा सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये है हमारा माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर जिससे हम गैस के पूरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगा सकते हैं। बट अगर आपसे कोई बोले कि भाई गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एक एक मॉलिक्यूल्स का आप मुझे स्पीड बताओ, एनर्जी बताओ, अगर वेलोसिटी बताओ, बोले क्या यार ये पगला गया क्या, ऐसे कैसे पता चलेगा, एक एक मॉलिक्यूल्स का कैसे पता लगेगा? तो भाई सही बात है, एक एक मॉलिक्यूल्स का पता नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, तो जो एक एक मॉलिक्यूल्स का स्पीड होता है, जो एक एक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी होता है, जो एक एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है, वो माइक्रोस्कोपिक आती है, माइक्रोस्कोपिक। और जो टोटल पूरे बल्क में हम जो फाइंड करते हैं वो होता है मैक्रोस्कोपिक, जिसको हम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोलते हैं। और एक एक मॉलिक्यूल्स का स्पीड, एक एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, वो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर होता है जो फाइंड करना भाई इतना आसान नहीं है, समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पूरे कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है उनका पूरा एवरेज स्पीड, उनका पूरा एवरेज, जो एवरेज एनर्जी फाइंड करते हैं, पूरा एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, एक एक का फाइंड नहीं करते। तो भाई जो ये वेलोसिटी ये सब भी होता है, ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर होता है। तो यहाँ कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे माइक्रोस्कोपिक मैंने बताया टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसके द्वारा हम गैस के नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगा सकते हैं। बट और इसी का हेल्प लेके हम उसके माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर का पता लगाते हैं, क्योंकि एक एक का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। जैसे आगे जाके एक फॉर्मूला पढ़ोगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो कितना होता है, 3RT अपॉन मोलार मास।
अब देखो ये हर गैस का फाइंड किया जा सकता है। ये टेम्परेचर, तो गैस हम किसी कंटेनर में थर्मामीटर रख देंगे तो उसके गैस का टेम्परेचर हमें आराम से पता चल जाएगा। और ये तो आप सभी को मैंने अपनी वैल्यू बताई है। तो देखो ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। पर हमने माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर से क्या पता लगा, गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, वेलोसिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर एक एक का फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम एवरेज फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। तो एक फॉर्मूला मैंने बता दिया जो आगे हम देखने वाले। अब चलते हैं गाइस आगे, आइडल गैस एंड रियल गैस। आइडल गैस बोलूं जो हम गैस एज्यूम करते हैं, ऐसा गैस नहीं है, ओके। और रियल गैस जो होता है, रियल गैस है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आइडल गैस फॉलो, आप सभी को पता है जो हमने देखा था आइडल गैस इक्वेशन P इक्वल टू nRT। हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये आइडल गैस का जो इक्वेशन है वो फॉलो करता है। दूसरा इसी का जस्ट ऑपोजिट रियल गैस। रियल गैस जो होता है, रियल गैस डज नॉट फॉलो P इक्वल टू nRT। रियल गैस हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये वाला इक्वेशन फॉलो नहीं करता, P इक्वल टू nRT। अगर ये इक्वेशन फॉलो करवाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो गैस का टेम्परेचर होना चाहिए लो होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये मैंने डिफरेंस बता दिया। ये आइडल गैस का जो इक्वेशन है ये हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करेगा। बट अगर यही इक्वेशन हमें फॉलो करवाना है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रियल गैस के अंदर हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करेगा। अगर फॉलो करवाना है तो कब फॉलो करेगा, जब उस गैस का टेम्परेचर लो हो और प्रेशर क्या हो, हाई हो। इसके अंदर गाइस इंटरमोलिकुलर फोर्स आर एब्सेंट होते हैं, मतलब गैस के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि आइडल गैस के अंदर, ऐसा एज्यूम करना रहता है, बोला नहीं, एज्यूम करना रहता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और रियल गैस के अंदर आप सभी को पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद गाइस वॉल्यूम, इसके अंदर ऐसा माना जाता है, मैंने बोला ये सभी चीजें अज्यूम करनी रहती है। आइडल गैस हमें, तुम केमिस्ट्री में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, तो आइडल गैस हम लेते ही है। और आइडल गैस के लिए हम कुछ कंडीशन क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एब्सेंट होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंटेनर के कंपैरिजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, निग्लेजिबल होता है। गैस का मॉलिक्यूल्स निग्लेजिबल होता है। सोचो भाई ये क्या है, गैस का मॉलिक्यूल से निग्लेजिबल होगा तो गैस कहाँ होगा, बट हमें अज्यूम करना पड़ता है अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर निग्लेजिबल, और यहाँ क्या होगा, रियल गैस के अंदर जो सच में गैस है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट निग्लेजिबल। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया। अब चलते हैं गाइस मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ में अगर मैं आपको बताऊं, मान लो एक या गैस का मॉलिक्यूल से वो ट्रैवल कर रहा है, हमेशा याद रखो वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ मान लो इसको एक और कोई मॉलिक्यूल्स मिल गया जिससे टकरा गया, टकरा के फिर दूसरे डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे उड़ गया, फिर से वो सीधे चलेगा, टकराया मतलब यहाँ टकराया, टकराने के बाद वो सीधे चल जाएगा, फिर से यहाँ कोई मॉलिक्यूल से इससे टकराया, फिर चलने लगा, फिर यहाँ कोई मॉलिक्यूल से इससे टकराया, ऐसे चलने लगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स पहले स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर से किसी और मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर से उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट गाइस एक चीज याद रखना कि इसके अंदर हर मॉलिक्यूल्स का जो है एनर्जी क्या होता है, वो सेम होता है, चेंज नहीं होता। क्योंकि यहाँ जो टक्कर होता है ना, इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन मतलब हमने पढ़ाया था, हमने बताया था 11th स्टैंडर्ड के अंदर, इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसके अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उसके अंदर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो ये जो मॉलिक्यूल्स इससे टकराएगा, टकराने के बाद वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर टकराएगा, उसका डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, टकराने के टाइम उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, कितना फ्री पाथ, उसको कितना ट्रैवल करने के लिए जगह मिला है, और उस सभी का एवरेज निकालना, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मतलब यहां से यहां गया, कितना कोलिजन, टकराने के पहले उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ है, उसी को हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। तो हम टोटल एक एवरेज फाइंड कर लेते कि ये मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करने के टाइम टोटल कितना फ्री पाथ कवर करेगा, उसका एक एवरेज फाइंड कर लेते। क्यों एवरेज फाइंड करते हैं, क्यों, देखो यहाँ हो सकता है डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ जब ट्रैवल कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स का यहाँ इतना उसने फ्री पाथ कवर कर लिया, हो सकता है यहाँ इतना कवर किया, यहाँ अलग कवर किया। तो हर जगह उस मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के पहले का जो पाथ होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एक एवरेज पाथ फाइंड कर लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मीन फ्री
पाथ। ओके, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ऑलरेडी भाई आपको दिया हुआ है। ओके, और ये होता है हमारा जो डी होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो, बुक में डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया हुआ है, समझ में, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला है। तो मीन फ्री पाथ आपको क्लियरली, भाई मीन फ्री पाथ से नाम से पता चले, फ्री पाथ, फ्री पाथ मतलब उसके लिए खुला रास्ता है, खुला रास्ता, और तब तक खुला रास्ता है जब तक वो टकरा नहीं रहा है, और टकराने के बाद फिर दूसरे से जब टकराएगा, फिर तीसरे से टकराएगा, तो हर जगह जो जगह होगा, पाथ होगा, वो अलग अलग होगा, इसलिए हम सबका क्या फाइंड कर लेते हैं, एक एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो यही हमारे लिए होता है मीन फ्री पाथ। तो ये वाला फॉर्मूला बाहर करके रख लो। अब गाइस कल हम देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, प्रेशर ऑफ आइडल गैस इक्वेशन, जो बहुत प्रेशर ऑफ आइडल गैस, और इक्वेशन में प्रेशर ऑफ आइडल गैस, जिससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो वो कल हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।